जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम कुछ नया स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप चैनल पे जाके 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अब चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन और आई दृष्टि फ्रॉम द करंट अफेयर्स पोर्शन। तो ये 4 आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो वो रनिंग है और धीरे धीरे वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग इट। तो उसमें भी वो भी एक स्टैटिक पोर्शन हो गया हिस्ट्री सॉरी घटना चक्र का, जो 4th घटना चक्र रहेगी। 5th हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ साइंस। ऑल दो बीच में मैंने स्टार्ट किया था, इसके 2 क्लासेस लिए थे। उसके बाद ही हम कंटिन्यू करेंगे। वो 2 क्लासेस ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं चैनल पे, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और उसके आगे के जो चैप्टर्स है वहाँ से हम आज से स्टार्ट करेंगे। वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स से हमने स्टार्ट किया था। फिज़िक्स के चैप्टर से हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और बाकी प्लेलिस्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऑलराइट, होपफुली इस पर भी हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आपको जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस के साथ ऐसा है कि द पीपल हु हैव देयर बैकग्राउंड एज द साइंस सब्जेक्ट, वहाँ थोड़ा सा ईज हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कोई भी चीज़ नहीं होती। आप जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, बेटर बेटर होता जाएगा, ठीक है। रिविजन इज़ द की ओनली। इतना कोई टफ चीज़ नहीं आ रही है यहाँ पर कि आपको उसमें मतलब मास्टर्स की ज़रूरत हो। आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि साइंस से व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन दीज ईयर्स की लोग कटते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस से, ऐसे टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं, जो आपको टफ लग रहे हैं वो सिर्फ वैसे होंगे जो जिनको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए होंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें, सॉरी एनालिटिकल चीज़ें, ये सब नहीं होंगी, तो उसमें नहीं जाना है आपको, बिकॉज वो इन सच पेपर्स दे आर नॉट आस्क्ड, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविजन पे रहें जब आप इनको पढ़ रहे हैं। रिविजन अगर आपका सही होगा, दे आर नॉट गोइंग टू बॉदर यू। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द 3rd चैप्टर, दैट इज़ मैकेनिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इन मैकेनिक्स इज अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग, ठीक है। अब देखिए, आप कोई काम हाथ से कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, और अब आपके उसके लिए मशीन मिल गई है, तो क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ वर्क आप करोगे, ठीक है। आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, लेकिन आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके लिए सामने मशीन आ गई है। ऑलराइट, विद लेसर फोर्स अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, जैसे कि पुली, लिवर, व्हील, स्क्रू, ठीक है। लिवर क्या है? अब मान लीजिए आप अपना सिंपल घर का एग्जांपल देखते हैं लिवर के लिए, कि आपके यहाँ बेड्स होते होंगे, बेडिंग्स होती होंगी, बेड बेडिंग्स। तो आप नॉर्मली उसको क्या कर रहे हो? उसको हाथ से उठा रहे हो एक साइड से, यू हैव टू अप्लाई फोर्स, ठीक है। उसके अंदर से फिर सामान आपने रखा हुआ हटा रहे हो। अभी जो बेड्स आते हैं उनमें क्या होता है? लिवर लगा होता है, आपने सिंपली थोड़ा सा पुश किया, वो अपने आप उठ जाएंगे। तो आपको सेम काम किया आपने, लेकिन आपको फोर्स कम लगाना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा आपने उचकाया और उसके बाद वो खुद ही उचक गया, बिकॉज उसमें एक लिवर प्रोवाइड किया हुआ है। और कोई भी मशीन है, ठीक है। आप खाना बनाते हैं, पहले क्या होता था? मसाला पीसते थे सिलबट्टे पर, ठीक। तो आप क्या करते थे? आप सेम काम कर रहे थे, फोर्स आप ज़्यादा लगा रहे थे। ऑल दो दूसरे एस्पेक्ट में जाएंगे अगर हम, तो बात करेंगे कि हाँ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। सब उसी की वजह से द पीपल बिलोंगिंग टू दैट एरा, जो जब वो मैकेनिकल काम करते थे, दे आर वेरी फिट, एंड वी पीपल बिलोंगिंग टू द मैकेनाइज्ड एरा आर नॉट फिट। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन के कंसर्न में हम बात करें, तो हाँ, जो आप काम करते थे सिलबट्टे पे, आप मसाला पीस रहे हो, अभी आपने क्या किया? यू जस्ट पोर इट इन द जार, एक ग्राइंड किया आपने, वही काम हो गया आपका, ठीक है, इन लेस देन अ मिनट। तो ये जो होता है, मशीन हेल्प करती है इस तरीके से। A man is standing on a sensitive balance. If he inhales deeply, एक कोई इंसान है, वो एक सेंसिटिव बैलेंस पे खड़ा हुआ है बीच में। अगर वो बहुत गहरी सांस लेता है, तो रीडिंग जो होगी बैलेंस की, वो क्या होगी? देखिए, जब वो रीडिंग होगी बैलेंस की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने अंदर एयर को खींचा है। Reading of the balance increases if the person inhales deeply. 1 liter of air weighs about 1.2 to 5 grams. तो 1 लीटर हवा जो होती है, अगर हम उसको किलोग्राम ग्राम्स में देखें, तो 1.2 to 5 ग्राम्स होती है।
सो मैक्सिमल 4.8 लीटर ब्रेथ एवरेज वाइटल कैपेसिटी फॉर मेल्स वेज अप्रॉक्सीमेटली 5.88 ग्राम्स। इनहेल्ड एयर जो होगी वो आपकी बॉडी के मास के साथ ऐड हो जाएगी एंड दस उनका वेट जो होगा वो स्लाइटली बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर और वेक्टर में क्या होता है कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी उसके उस क्वांटिटी में। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक। तो जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है पहले वो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, कहाँ डिस्प्लेस करना है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी, फोर्स, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है वॉल्यूम के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको इनमें से स्केलर क्वांटिटी बताना है। फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। देखो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये तीनों क्या हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब अप्लाई होता है, एक यूनिट एरिया पे जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं प्रेशर। इट इज़ द फोर्स एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शन ऑन एन एरिया। जबकि फोर्स जो होता है इट इज़ अ पुल और पुश इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। लेट्स से आपको कोई बेड खिसकाना है, ठीक है, तो आप फोर्स जब लगा रहे हो तो ऐसा तो नहीं वो घूम रहा है वहीं की वहीं गोल 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 गोल, नहीं, आप उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो, आप एक साइड से उसको पुश कर रहे हो जिससे कि वो दूसरी साइड चला जाए। आप कोई दरवाज़ा खोलते हो तो एक साइड से पुश करते हो दूसरी साइड चला जाए, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड होती है। मैग्नीट्यूड तो है सभी के पास, आप उसको एक साथ में एक डायरेक्शन भी दे रहे हो, ठीक। तो फोर्स जो हो जाता है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप उसमें बेसिकली हर डायरेक्शन में वो प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक। तो जब हर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि भाई तुमको इस साइड जाना है, तो उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, एक स्केल पे चल रहा है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, एनर्जी, प्रेशर, वर्क। अब आपको बताना है इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है। एनर्जी हर तरफ से अप्लाई होगी, प्रेशर हर तरफ से अप्लाई होगा, वर्क सिंपल आप वर्क बोलोगे, यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क, आप उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे हो, ठीक। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम एंड वेलोसिटी, एम अपॉन वी। तो एम अपॉन वी क्या होता है, अगर आपने सिंपल याद हो आपको स्कूल टाइम का, तो मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आई एम सो सॉरी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं मास इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी। तो मोमेंटम इसमें क्या है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विद मास। अब किसी आप ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाइए, दोबारा से हम बेड का एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें एक मास है पर्टिकुलर, तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो इट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विद मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी, जिसमें क्या होगा, विच इट इंक्लूड्स टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट पे बेड रखा हुआ है, आपने जाकर उस पर फोर्स अप्लाई किया, एक मास बॉडी है वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगी, तो क्या होने लगा, एक्सेलरेशन होने लगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मिला के पता चलेगा कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है। If the number representing volume and surface area of a cube are equal, then the length of the edge of the cube in terms of unit of measurement will be. If number representing volume and surface area of a cube ये दोनों अगर equal हैं, volume और surface area, then the length of the edge of the cube in terms of unit of measurement will be. So देखिए volume of the cube क्या हो गया, L cube हो गया, मतलब L मतलब length हो गई उसकी, ठीक। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का 6L स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
दोनों इक्वल है, मतलब कि एल क्यूब जो है वो एल 6L² के बराबर है। तो क्या बचेगा, यहाँ से अगर आप L² और यहाँ से भी L² काट दो तो एक L बचेगा, तो मतलब L=6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर आप याद है तो ईजिली हो जाएगा ये। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि भाई एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का ये बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, रादर इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जब है, जब एनर्जी घूम रही है तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऑलरेडी है। ठीक है, ना तो आप उसको क्रिएट कर रहे हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए सिंपली। ठीक। एनर्जी ऑफ विंड कैसी है? तो विंड की एनर्जी क्या है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो सिर्फ मूव कर रहा है। द एनर्जी ऑफ विंड इज काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज़ एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ एयर इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे, कि भाई हम बोलते हैं कि हम विंड एनर्जी से हम बिजली बनाएंगे, तो विंड तो चली रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, हमने उस काइनेटिक एनर्जी को ट्रैप करके किस में चेंज कर दिया, हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया, वहाँ से हम बिजली बना रहे हैं। So term wind energy or wind power describes the process by which the wind is used to generate mechanical power or electricity. Wind turbines convert the kinetic energy of wind into mechanical power. ये mechanical power specific task के लिए यूज़ हो जाएगी, जैसे ग्रेन्स ग्राइंड करना, पंपिंग वाटर, मोटर चला रहे हो आप, जनरेटर चला रहे हो, और वो इस कन्वर्ट करेंगे इस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, मतलब विंड को आपने कैप्चर किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैप्चर करके आपने किस में चेंज किया, मैकेनिकल एनर्जी में। उससे कोई मशीन चलवाई, वो मशीन अल्टीमेटली क्या कर रही है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको चेंज कर रही है। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer. Energy conservation and device or mechanism. So heat to electric, electric to sound, mass to heat, chemical to heat and light. तो देखिए, हीट टू इलेक्ट्रिक मतलब हीट क्या है, आप सोलर एनर्जी का एग्जांपल ले सकते हो। हीट ट्रैप किया और उस ट्रैप को सोलर प्लेट्स के माध्यम से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो सोलर सेल्स हो गई हीट टू इलेक्ट्रिक का एग्जांपल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक टू साउंड। इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने साउंड में चेंज किया। आपने क्या किया, एक लाउड स्पीकर को प्लग इन किया, वो लाउड स्पीकर प्लग इन होने के बाद आपने उसमें कुछ बोला तो आवाज़ आपकी एम्पलीफाई हो गई, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने साउंड एनर्जी में चेंज कर दिया। तो एनर्जी क्या हुई, क्रिएट हुई, ना क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई, फॉर्म चेंज हो गया। मास टू हीट, मास को आपने हीट में चेंज किया, तो ये किस में हो रहा है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है। और केमिकल टू हीट एंड लाइट, केमिकल एनर्जी को आपने हीट और लाइट में चेंज किया। तो भाई आप गाड़ी चलती है तो किससे चल रही है, फ्यूल से चल रही है, आपने उस एनर्जी को किस में चेंज किया, हीट में और लाइट में। ठीक, या फिर फ्यूल कंबशन, सॉरी 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 हीट लाइट में क्यों चेंज करेगा कार, फ्यूल जो है वो फ्यूल कंबशन से चल रहा है, फ्यूल कंबशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट स्पीड पे वो मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, देन इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वो उसी स्पीड पे चलता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा, बशर्ते उस पर आसपास से कोई फोर्स ना अप्लाई हो। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया क्या होती है, इट इज़ द टेंडेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर सर्टेन स्पीड पे वो मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट पे, तो उसकी वो जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया बोलते हैं। अनलेस अ फोर्स एक्ट्स अपॉन इट, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि रेस्ट में था। ठीक है, कांस्टेंट अभी हमने बात क्या की कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर लेट से कि वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, कोई भी चीज़, आप भी हो सकते हो पर्टिकुलर स्पीड से, आपके स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पीछे से गाड़ी ने हॉर्न बजाया, आपके फोर्स अप्लाई होता है आपकी बॉडी में, आप फटाफट तेज़ चलने लगते हो,
ठीक है। अदरवाइज आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहे हो। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। या आप ट्रेन में, बस में, कहीं भी बैठे हुए हो, आप नॉर्मल बैठे हो, यू हैव अ हेड स्ट्रेट, नॉर्मल बैठे हुए हो, आप रेस्ट के मोशन में हो, अचानक आपको ट्रेन, बोलते हैं ना ट्रेन खुली, तो आपको एक झटका लगता है, पीछे की तरफ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके रेस्ट की स्टेट से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। आप इनर्शिया में थे, इनर्शिया से अब आप फोर्स में आ गए, इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपका जो हेड होता है वो बैकवर्ड लीन करता है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, समटाइम्स रेफर टू एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये बोलता है कि दैट एन ऑब्जेक्ट at rest stays at rest and in motion remain in motion with the same speed and in the same direction unless it is acted upon by an external force. When a train suddenly starts, the passenger tends to fall backward because the lower part of the body, which is in contact with the train, begins to move while the upper part of the body tends to maintain its position due to the inertia of rest. So as a result, the upper part tends to fall backward. स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद, स्टैटिक साइंस एसोसिएटेड है सिचुएशन ऑफ रेस्ट से, मतलब इनर्शिया से. सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स एसोसिएटेड विद द सिचुएशन ऑफ रेस्ट. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं. अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बिल्कुल चिकना सरफेस है, कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग. रीज़न ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज. ठीक, तो देखिए हैं तो दोनों सही, ये बात तो सही है कि अगर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम पे, तो उसका मोमेंटम को आप चेंज नहीं कर सकते. मोमेंटम क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, बताइएगा. मैन स्टैंडिंग ऑन अ कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात करें, इसमें बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है. कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग, बिल्कुल वो अपने आप को प्रोपेल कर सकता है. दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात अगर हम करें, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक कोई इंसान बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, सतह पे खड़ा हुआ है. ठीक, अब जब विसल करेगा, अ मैन यूजेज इट्स ब्रेथ. ठीक है, आपने सीटी बजाई, सीटी बजाने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी सांस, कुछ मूवमेंट हुआ ना, आप नॉर्मल खड़े हुए हो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कोई बंदा है, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे सिर्फ खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है. अचानक उसको लगा कि नहीं भाई मुझे सीटी बजानी चाहिए. अगर आपने वो एक्शन किया, सीटी क्या है, सीटी एक एक्शन है, अगर आपने एक्शन किया तो एक ऑपोजिट रिएक्शन होगा. ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. नाउ व्हाट दैट मैन विल डू, ही विल यूज हिज ब्रेथ एज अ प्रोपेलेंट टू प्रोपेल हिमसेल्फ. Momentum is the property that a moving object has due to its mass and motion. So when there is no external force applied on any object, इसकी जो momentum होगी वो change नहीं होगी. ठीक, तो स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. It is difficult to walk on the ice than on the road because ice के पास फ्रिक्शन कम होता है ना, आइस के सरफेस पे बहुत चिकना होता है. तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चलने के लिए जब आप एक पैर उठा के दूसरी जगह रखते हो और फिर पीछे से दूसरा पैर उठा रहे हो, नॉर्मली वॉक करते हो तो यही होता है ना. तो जब आप पैर उठा उठा के आगे 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 चलते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, तो आपको नीचे फ्रिक्शन मिल रहा है. ठीक, फ्रिक्शन मिल रहा है तो आप इजीली वॉक कर पा रहे हो. एक उठाते हो, आगे रखते हो, फिर दूसरा उठाते हो, आगे रखते हो, तो यू आर गेटिंग दैट फ्रिक्शन. अगर वही सतह, अगर वही रोड बिल्कुल कांच की तरह चिकनी बना दी जाए, तो आप उतनी तेज़ नहीं चल पाओगे, आप उतनी तेज़ नहीं दौड़ पाओगे. ठीक है, तो आइस के पास फ्रिक्शन कम होता है रोड से, इसलिए आइस पे वॉक करना डिफ़िकल्ट होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस एंड ऑन द रोड बिकॉज इट आइस हैज़ अ लेसर फ्रिक्शन देन द रोड. द रफनेस ऑफ द रोड सरफेस गिव यू मच फ्रिक्शनल फोर्स विच इनेबल्स यू टू मूव फॉरवर्ड ऑन द रोड. Consider the following statement and conclusions which can be drawn from it. Choose the correct conclusion. Statement क्या है, in starting a loaded cart. Statement ये बोल रहा है कि जब आप एक loaded cart, एक पूरा कोई cart है, या मान लीजिए गाड़ी, मान लीजिए पूरी लोडेड है, भरी हुई है, वन हैज़ टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग. ठीक, स्टेटमेंट दे दिया. अब कंक्लूजन क्या होगा इसका, वेट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लेस, व्हील्स टेंड टू स्लिप इनिशियली, देर इज लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. देखिए फोर्थ स्टेटमेंट तो खैर किसी भी काम का नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जो होल्ड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इन प्लेस इज़ ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन दैट स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. तो जब आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो, वंस यू स्टार्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग, फ्रिक्शन डिक्रीजेज फ्रॉम द स्टैटिक फ्रिक्शन होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन प्लेस. यू हैव सीन दिस इन ट्राइंग टू स्लाइड अ हैवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर. तो इट मे बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव, बट एक बार जब वो स्लाइड होने लगता है तो फिर ईजी हो जाता है उसको पुश करना.
So there's less friction once the car starts moving. For every action, there's an equal and opposite reaction. This law was given by, so it is the third law of Newton. The statement means that in every interaction, there's a pair of forces जो act करते हैं in the two interacting objects. Size of the force on the first object equals the size of the force on the second object. The direction of the force on the first object is opposite to the direction of the force on the second object. ठीक, तो जो साइज होता है फोर्स का पहले ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल होता है साइज ऑफ द फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट एज वेल, लेकिन जो डायरेक्शन होती है फोर्स की फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे वो उसके ऑपोजिट होती है. A man jumped at a speed of 5 meters per second from a stationary boat and the boat moved off with a speed of 0.5 meters per second. How many times is the mass of the boat greater than the mass of the man? Very easy question. 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जंप किया, 0.5 मीटर की स्पीड से मूव किया, तो कितना परसेंटेज हो गया? 10 गुना ज़्यादा था. सिंपल है ये तो. अगर आपको इसको कैलकुलेशन में देखना है तो देखिए, लेट द मास ऑफ अ पर्सन इज m एंड द मास ऑफ द बोट इज n. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बोट का प्लस मोमेंटम ऑफ पर्सन बिफोर जंप, ये दोनों मिला के 0 हो जाएंगे. मोमेंटम ऑफ बोथ आफ्टर मेंस जंप m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5. सो अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली हम देखें तो m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5 ये हो जाता है 0. सो n इंटू 0.5 इज इक्वल टू m इंटू 5, मतलब कि n बाय m और 5 बाय 0.5. तो बेसिकली क्या हो गया? 10 गुना. अ ट्रक, अ कार एंड अ मोटरसाइकिल, तीनों के पास इक्वल काइनेटिक एनर्जी है. इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेस आर अप्लाइड देन दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ x, y, z रिस्पेक्टिवली मतलब कार, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल. सो देखिए तीनों बराबरी पे रहेंगे, ठीक है, बराबर डिस्टेंस पे. इफ़ द ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन एंड इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्स उन पे अप्लाई किया जाए तो वो सेम डिस्टेंस पे जाके रुकेंगे. मतलब कार भी ट्रक भी. जनरली क्या होता है, आप इसमें से ड्रॉ करने की कोशिश क्या करोगे, द ट्रक इज़ हैवी, ठीक है, तो आगे जाके स्लाइड करके मूव करेगा. तो ऐसा नहीं है, तीनों पे अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है और अगर सेम स्टॉपिंग फोर्स अप्लाई हुआ है तो वो सेम ही टाइम पे रुकेंगे, सेम डिस्टेंस पे. रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9. उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी होगी उनकी 2:3. देखिए मास ऑफ बोथ बॉडीज सेम है. सपोज वेलोसिटी बॉडी ऑफ द बॉडी आई इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2 इज v2. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 1 का अगर हम देखें तो वो क्या रहेगा, हाफ mv1 स्क्वायर, और सेकेंड की बात करोगे तो हाफ mv2 स्क्वायर. सो k1 अपॉन k2 क्या हो जाएगा, हाफ mv1 अपॉन हाफ mv2 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर. सो इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू 4/9 है तो v1 और वही कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 है. सो अंडर रूट में आ जाएगा 4/9 यहाँ पर, और अंडर रूट अगर आप इसका निकालोगे तो 4 का 2, 9 का 3. ठीक. साइकिल एंड कार यूज बॉल बेयरिंग बिकॉज साइकिल और कार बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि जो इफेक्टिव एरिया होता है ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज़ रिड्यूस्ड. बॉल बेयरिंग यूज़ करने का जो मेन आइडिया वो ये है कि जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है व्हील और एक्सल के बीच में वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. तो पर्पज ऑफ अ बॉल बेयरिंग इज टू रिड्यूस रोटेशनल फ्रिक्शन एंड सपोर्ट द रेडियल एंड एक्सियल लोड्स. ड्यू टू बॉल बेयरिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस्ड एंड हेंस फ्रिक्शनल फोर्स भी रिड्यूस हो जाता है. A person is sitting in a car which is at rest. The reaction from the road at each of the four wheels of the car is R. When the car runs on a straight level road, how will the reaction at either of the front wheel vary? So it will be less than R. ठीक है. अगर कोई पर्सन एक कार में बैठा हुआ है जो रेस्ट पर है, रिएक्शन फ्रॉम द रोड एट ईच ऑफ द फोर व्हील्स ऑफ द कार इज R. उस पर कितना लग रहा है, आर लग रहा है. जब कार रन करने लगती है ऑन अ स्ट्रेट लेवल रोड तो रिएक्शन कैसा होगा एट ईदर ऑफ द फ्रंट व्हील, वेरी, तो वो आर से कम होगा क्योंकि जो डायनेमिक फ्रिक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रोपोर्शनल होता है टू द एडेशन रिएक्शन और वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड.
एक ऑयल टैंकर आधा भरा हुआ है, पार्शली भरा हुआ है ऑयल से, और वो एक लेवल रोड पे चल रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जो फ्री सरफेस है ऑयल का, इट विल देन, so it will be inclined to the horizontal with larger depth at the rear end. देखिए जब कोई ऑयल टैंकर पार्शियली फिल्ड है ऑयल से और मूव कर रहा है फॉरवर्ड लेवल रोड पे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फ्री सरफेस जो होगा वो हॉरिजॉन्टल की तरफ इंक्लाइंड होगा विद लार्जर डेप्थ एट द रियर एंड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अ 4-wheel व्हीकल मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड. ठीक है, मतलब कहने का मतलब 4 व्हील का मतलब कि कोई भी एन ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ कार वो मूव कर रही है ना शार्प सर्कुलर पाथ हाई स्पीड पर. तो आपको बताना है कि अब इनमें से क्या सही हो सकते हैं स्टेटमेंट्स. ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील्स, ओवरटर्न अबाउट इट्स इनर व्हील्स, स्किड आउटवर्ड्स या स्किड इनवर्ड्स. देखो इसमें से आउटर व्हील्स और आउटवर्ड स्किड कर जाएगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी. ठीक है, थीटा मतलब इंक्लिनेशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया उस सर्कुलर पाथ का, और वी हो गया उस व्हीकल की वेलोसिटी. अगर कोई 4 व्हीलर फास्टर स्पीड पे मूव कर रही है देन द रिलेटिव स्पीड, तो वो बाहर की तरफ स्किड करने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. बट देन द फ्रिक्शनल फोर्स उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेगा जो इंश्योर करेगा कि कार टू हैव अ कर्व्ड पाथ. ऑन शार्प सर्कुलर पाथ इफ द आउटर पोर्शन ऑफ द रोड इज नॉट रेज्ड, तो व्हीकल जो है वो आउटवर्ड स्किड करेगी एंड विल ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. ठीक, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस बॉल रेस्ट पे आ जाती है. द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन. तो ये बोल रहे हैं कि बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया जो कि जब फिर रोल किया एक लेवल ग्राउंड पे और एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद वो आ जाती है रेस्ट पे, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स है वहाँ पे, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक्ट कर रहा है ऑन द मूविंग बॉल ऑपोजिंग इट्स मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकने के लिए काम कर रहा है. सो इफ देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स तो बॉल जो है वो कंटिन्यूसली रोल करती रहेगी. वॉट इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए तो आपका हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी. मतलब v मतलब क्या हो जाता है आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, और u हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और t विल बी द टाइम, a विल बी द एक्सेलरेशन. सो इट विल बी v माइनस यू अपॉन टी. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज. वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है. सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड द रोटर स्पीड. सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. आपने देखा होगा कि क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं, जिससे जनरली आप घरों में भी देखते हो कि जब हमारी घरों में हम देखते हैं कि मलाई अलग हो रही है या क्रीम अलग निकल रही है, फैट जो परसेंटेज है मिल्क का, तो वो चर्निंग से निकलता है. चाहे आप उसको मैकेनिकली करो, हाथ से करो, चर्निंग से, जब आप कंटिन्यूसली उसको चर्न करते हो उस मलाई को. अगर आप सिंपल प्रोसेस में देखो तो घरों में मलाई इकट्ठी की जाती है दूध में से, द फैट परसेंटेज. ठीक है, इकट्ठा करने के बाद आफ्टर सम टाइम जब वो पर्टिकुलर अमाउंट बन जाता है तो उसको फिर चर्न किया जाता है. ठीक, हाथ से चर्न किया जाता है. पुराने ज़माने में हाथ से होता था, आजकल ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे चर्न किया जाता है. और उसके बाद तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो सेपरेशन होता है क्रीम का मिल्क से, वो किससे होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है. तो भाई ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो जिस आप जहाँ पर हो उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं. सिंपल भाषा में अगर समझे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एलिमिनेट हो गया. कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जोड़ना आपस में, कोहेस कर रहा है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है. ठीक है, तो जो सेपरेशन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है. ऑलराइट, तो देखिए ये हो गए हमारे क्वेश्चंस मैकेनिक्स वाले चैप्टर के. नेक्स्ट अब हम वीडियो में देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी. देखिए बहुत डीप में नहीं जा रही हूँ बिकॉज हर स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ रहा है उसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए इतना परेशान नहीं होना है कि भाई कुछ समझ नहीं आया तो बहुत परेशान हो गए. सिंपली याद कर लो, जहाँ नहीं समझ आ रहा है सिंपली याद कर लो. ठीक है, क्योंकि इतना परेशान आपने नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके. ऑलराइट, सो ये हो गया आपका मैकेनिक्स.
और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आपको साइंस मतलब आपके लिए थोड़ा सा आप ऐसा बना के चल रहे हैं कि हुआ है नहीं समझ आ रहा है, तो वैसे तो कोशिश ये है कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं भी अपनी तरफ से दे रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको रिलेट कर पाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपका जो काम है वो सिंपली ये है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए अभी आपको पूरी मैकेनिक्स फिज़िक्स नहीं पढ़नी है बैठ के, ठीक। जितना समझ आ रहा है कैरी इट फॉरवर्ड, और अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। बाकी जो आपको नहीं समझ आ रहा है आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, तो वो कर दिया जाएगा। बट बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कीप योर सेल्फ लाइट, ठीक। चलिए, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।